तो देखो, तो ये एक क्वेश्चन आता है जो कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस। तो ठीक है, तो बोर ने क्या एज्यूम किया था, जो ऑर्बिट का शेप क्या है, ऑर्बिट का शेप राउंड शेप और सर्कुलर शेप। ठीक है, अब देखो सर्कुलर शेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस मिडिल में है और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर जो ऑर्बिट है उससे मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जस्ट 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन करना चाहते हैं? 1 मिनट, हाँ। देखो, तो बोर मॉडल में क्या था, देखो मैंने ये मान लिया जो न्यूक्लियस का मास है एम डॉट और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो एम है, और ये मूव कर रहे जो रेडियस आर है। तो कैलकुलेशन क्या करना है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट और नहीं तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस है उसका क्या फोर्स होगा, एक एट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, और एक फोर्स क्या होगा जो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टू टाइप ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं इधर। तो क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स का क्या है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो देखो, इन ऑर्डर दैट द ऑर्बिट बी स्टेबल, मतलब बोर्ड ने क्या बोला था, वो स्टेबल स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स exerted by moving electron must be equal to the attractive force between the nucleus and electron। मान लो जो बाहर फोर्स है और जो अंदर एट्रैक्शन फोर्स है दोनों इक्वल होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा ये सर्किट जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसके तरफ। क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब फोर्स ज्यादा हो जाए, मान लो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो दोनों इक्वल होना चाहिए ये मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, जो रेडियस आर है। तो आप देखो कैलकुलेशन कैसे किया, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है एम वी स्क्वायर बाई आर, और जो तुम्हारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के, ये है स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब बोर ने क्या बताया, दोनों इक्वल होना है। तो मान लो एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों इक्वल है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे रेडियस ऑफ बोर, पहले एक सर्कुलर ड्रॉ करोगे जो ऑर्बिट का शेप है। तो उसमें क्या करोगे, जो तुम्हारा न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन का दोनों का मास दे दिया, और एक रेडियस और एक जो फोर्स है, जो मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये एट्रैक्शन ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो अब क्या हो गया कैलकुलेशन, स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे ना, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन सच बोर ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड रिमेम्बरिंग दैट द ऑर्बिटल एनर्जी इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब दोनों एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब तुम्हें क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा रेडियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसको एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको क्या किया, इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने से क्या हो रहा है, माइनस स्क्वायर बाय आर, जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तब दोनों को ऐड कर दो, जो तुम्हारा टोटल एनर्जी होगा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय आर। देखो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा, जो स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओवरऑल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर, फिर से मैंने पुट कर दिया माइनस हाफ स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब देखो बोर ने क्या किया था, जो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो एम वी आर इज इक्वल टू क्या है, एन एच बाई टू पाई। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, जो एम वी आर एन एच बाई टू पाई, इससे भी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, भी कैलकुलेट करने से क्या हो रहा है देखो,
भी, और एम आर ए नीचे जा रहा है, तो एन एच बाई टू पाई इंटू 1/mr। ठीक है, अब भी आ गया, तो क्या करोगे तुम, इक्वेशन में पुट करोगे, जो तुम्हारा इक्वेशन स्क्वायर बाई आर है, बाद में, ठीक है, स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब भी के जगह तुम पुट कर दो जो तुम्हारा एन एच बाई टू पाई इंटू 1/mr। ठीक है, तो देखो पुट करने से क्या आ रहा है, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम कैलकुलेट कर लो, मान लो स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इस साइड लेके आ जाओ, तो आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आर हो गया, और स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके चला जाओ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तब देखो जो ये सारे टर्म है, जो टर्म एन को छोड़ के, एन मतलब क्या है, जो ऑर्बिट का नंबर, तो सारे जो एच स्क्वायर ये प्लैंक कांस्टेंट है, और जो पाई स्क्वायर मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, सेम होगा, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको लिए क्या किया, एक ए जीरो। ठीक है, ए जीरो इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो आर एन स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ये भी देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एन स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, जो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तुम्हें करना पड़ेगा क्या, एक उसका शेप कैसे होता है, बोर ने कैसे एज्यूम किया था शेप को। ठीक है, तो शेप को देख के, तो एक राउंड शेप में होता है, एक सर्कुलर शेप में होता है बोर का ऑर्बिट, तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के थ्रू, तो दोनों फोर्स ऑफ सॉरी दोनों फोर्स होता है इधर, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तब दोनों फोर्स इक्वल होने से क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इजी से सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों फोर्स को कैलकुलेट कर लो या इक्वल कर दो, उसके बाद क्या करना है, जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके उससे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जो आर का वैल्यू, रेडियस ऑफ बोर एटम। ठीक है, तो मान लो ऐसे क्वेश्चन में दे दिया एक डेरिवेशन, जो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, एक मिनट, अभी भी कौन ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, देखो फाइनली क्या आ गया, आर इजिकल टू ये फॉर्मूला। अब देखो सारे जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के लिए एक वैल्यू आएगा। ठीक है, जो मान लो प्लैंक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, तो मैंने पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद देखो क्या आ रहा है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो मान लो तुम्हें वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोला, जो रेडियस जो है उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो तुम कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके। ठीक है, इधर तक डेरिवेशन करना है, जो कैलकुलेट ऑफ बोर रेडियस इन सीजीएस यूनिट, नहीं तो एसआई यूनिट, कोई भी बता दिया तब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है,
देखो, एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ पहले कैलकुलेट कर लिया। जो एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट क्या होता है, जो टोटल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दोनों को क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। तो ऐड करने से इक्वेशन में क्या आ रहा था, माइनस हाफ ई स्क्वायर बाय आर। तो कैसे आ रहे हैं ये देखो, ये जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करने से क्या हो रहा है, माइनस हाफ ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखो क्या हो सकते हैं, जो हाफ स्क्वायर बाय आर, तो जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू पुट करने से क्या हो रहा है, 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। जब देखो एनर्जी में क्या है, एनर्जी इनवर्सली क्या, आर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब आर का वैल्यू पुट करने से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन स्क्वायर के साथ, लेकिन एनर्जी एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, एन स्क्वायर नीचे आ रहा है क्योंकि आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मान लो एन जो है, एन क्या हो सकता है, एन का वैल्यू चेंज हो सकता है। मान लो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट, मतलब एन इजिकल टू इंटीजर, ठीक है, 1 2 3 4 करके इन्फानाइट तक हो सकता है, ठीक है। अब मान लो एन का वैल्यू 1 है, फास्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो फास्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी देखो, एन वैल्यू इजिकल टू 1, तो मैंने 1 पुट किया, ठीक है। अब मान लो एन 1 से 2 में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी E1 होगा, N1 ऑर्बिट के लिए E1 एनर्जी। अब N वैल्यू 2 है तो उसके लिए एनर्जी क्या होगा, E2, N के लिए वैल्यू होगा 2। ऐसे मान लो तुम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मान लो N इजिकल टू 1, N इजिकल टू 2, दो स्टेट में, तो दो बोर ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, देखो, एक E1 एक E2, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, E इजिकल टू ई, जो एक हायर स्टेट में जा रहा है, ई एच माइनस E1। तो देखो फॉर्मूला में क्या है, ई एच के लिए क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दावर 4 बाई एन एच स्क्वायर माइनस, ये एनर्जी में क्या था एक्सप्रेशन में, नेगेटिव, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर 4 एम ई टू दावर 4 N1 स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब दोनों एनर्जी स्टेट में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो पहले जो तुम्हारा हायर एनर्जी स्टेट है और लोअर एनर्जी स्टेट है, दोनों में डिफरेंस करना है, ठीक है। तो E इजिकल टू क्या है, ई एच माइनस E1, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है, देखो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन, जो एनर्जी एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने से क्या होगा, जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड पॉजिटिव होके आगे आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, फाइनली एक्सप्रेशन में 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दावर 4 एच स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई जो हायर एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या हो सकता है, डेल्टा ई इजिकल टू एच न्यू, तो तुम उसमें एच न्यू वैल्यू पुट करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, फ्रीक्वेंसी दो एनर्जी डिफरेंस करके, मतलब जो बोर ऑर्बिट का एक ऑर्बिट का एनर्जी है और दूसरे हायर एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है, दोनों को डिफरेंस करोगे तो किससे हो जाएगा, उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, ठीक है। तो किस काम के लिए आएगा, जो मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन के लिए दे दिया। तो मान लो बोर जो ऑर्बिट है और बोर जो थ्योरी है वो क्या होता है, जस्ट यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए, वन इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन, और लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस, जो सारे यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, बोर ऑर्बिट एप्लीकेबल नहीं होता, ये ड्रॉबैक है बोर ऑर्बिट का। तो मान लो कोई हाइड्रोजन लाइक पीसीस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक मिनट, इसमें है नहीं। सर अनादि सर बोल रहा है हमको ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट, पहले ज्वाइन कर लो क्योंकि बीच में मुश्किल होता है, एक मिनट, बना दिए, कहाँ गया, बना दिए, एडमिट, और कोई है,
देखो, जो तुम्हारा n1 स्क्वायर न्यू इजिकल टू क्या आ गया उस एक्सप्रेशन में, ठीक है। पीडीएफ उल्टा हो गया आज, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मान लो वो एच न्यू मैंने ई के बदले डेल्टा यू जो तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस है उसमें न्यू मतलब एच न्यू एक्सप्रेशन में लगाया, तो क्या होगा, न्यू इजिकल टू 2 पाई स्क्वायर एम टू द पावर 4 एच क्यूब n1 स्क्वायर -1/n जो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, ये स्क्वायर में है। तो अब देखो क्या होगा, वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो तुम्हारा n1 ऑर्बिटल और जो हायर एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल में जा रहा है, ये दोनों के ऊपर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, एक मिनट। देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो EH कैलकुलेशन करना है। मान लो ऐसे मैंने दे दिया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, दोनों सेम है। तो क्या होगा, मान लो जो हाइड्रोजन एटम 1s में एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, तो क्या होगा एनर्जी डिफरेंस। तो जो n1 वैल्यू वो क्या है 1, ठीक है। और कहां तक लेके जाना है, जो हायर एक्साइटेड स्टेट वो इन्फानाइट, तो 1/इन्फिनिटिव स्क्वायर मतलब जीरो है वो, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दावर 4 एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये सारे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए वैल्यू तुम ऐसे ये कर दो, पुट कर दो। पुट करने से क्या होगा, तुम्हारा टोटल जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, सेम होगा, जो 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो एक फैक्टर आएगा जेड, तो हाइड्रोजन लाइक एटम जो है, हाइड्रोजन एटम के लिए 13.60 हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, जो n1 ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। तो इन्फानाइट डिस्टेंस तक। लेकिन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जो तुम्हारा जेड फैक्टर, जो उसका एटॉमिक नंबर, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। मान लो तुम्हें हीलियम एटम के लिए कैलकुलेट करने के लिए दिया, ठीक है। Just एक मिनट। ये देखो, जो फॉर्मूला में आ रहा है एक जेड टर्म, ठीक है। तो ये जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है, लेकिन जब तुम्हें कैलकुलेट करने दिया जाएगा जो हीलियम प्लस के लिए करो, लिथियम प्लस के लिए करो, तो क्या होगा, देखो जो n1 टर्म है ये 1 ही रहेगा, जो हायर एक्साइटेड स्टेट ये इन्फानाइट डिस्टेंस तक रहेगा, लेकिन जो जेड के स्क्वायर के ऊपर क्या होगा, ये इंक्रीज होते जाएगा। मान लो तुम्हारा हीलियम प्लस है, तो हीलियम प्लस होगा, तो ये ओवरऑल टोटल वैल्यू क्या है, 2 पाई स्क्वायर ए टू द पावर 4/h स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है। मान लो ये हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब तुम कैलकुलेट करोगे हीलियम प्लस आयन के लिए, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर मतलब हीलियम के लिए जेड वैल्यू क्या है 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 13.6 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या करोगे, जस्ट सिंपल ये फॉर्मूला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और नहीं तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उससे क्या करोगे, जो हीलियम प्लस वो लिथियम प्लस, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जस्ट जेड स्क्वायर टर्म के ऊपर। हाइड्रोजन के लिए जेड वैल्यू 1 है, तो ये जेड स्क्वायर 1 आ गया। लेकिन जब तुम हीलियम लिथियम ये सारे करोगे, क्या होगा उसका जेड स्क्वायर के ऊपर। मान लो हीलियम के लिए हो गया 2 स्क्वायर, लिथियम के लिए होगा 3 स्क्वायर, मतलब 9th गुण हो जाएगा, ठीक है। तो 13.6 इंटू 4 मतलब तुम्हारा 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हीलियम के लिए, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, ठीक है। तो बोर्स थ्योरी का डिमेरिट्स एंड मेरिट्स क्या है, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो देखो बोर्स थ्योरी जो मैंने पहले ही बता दिया, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। मान लो जो हाइड्रोजन है हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है,
बेरिलियम 3+ है, ये सारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तो द थ्योरी प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन व्हिच वर इन क्लोज अरेंजमेंट विद दोस ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली बाय रीडबर्ग। ये छोड़ो, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और डीमेरिट्स में क्या होगा, तो मान लो जो फाइन स्पेक्ट्रम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो लाइन है तो वो फार्दर स्प्लिट होके फाइन स्पेक्ट्रा दिखाता है, वो भी नहीं होता है बोर ऑर्बिट से एक्सप्लेनेशन। तो ये भी क्या है, बोर्स थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक है क्या, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो तुम्हारा बोर्स थ्योरी से। क्या देखो, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, जो साइमल्टेनियस तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, जो एट ए टाइम में पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को, जो तुम्हारा डेल्टा एक्स और डेल पी एक्स दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्या ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच स्टेट दैट फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब माइक्रो पार्टिकल, स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। जो हाइजेनबर्ग मतलब कौन सा साइज ऑफ पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, जो माइक्रो पार्टिकल है, स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल। एग्जाम्पल में कभी कभी मैक्रो पार्टिकल, नॉर्मल पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल, तो कौन सा है, स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब माइक्रो पार्टिकल। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी साइमल्टेनियसली प्रिसाइज अबाउट द पोजीशन एंड मोमेंटम, एक साथ में दोनों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, हमेशा डेल्टा पी एक्स एंड डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा जो कैसे होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड का जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है ऐसे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बोर्ड थ्योरी क्या है, ठीक है। तो मेरिट्स में आएगा ये ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है जब बोर्ड थ्योरी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्यों एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बोल सकते हो तब, ठीक है। और नहीं तो ऐसे कुछ पीसीस दिया जाएगा जो बोर्स थ्योरी में एप्लीकेबल होता है। मान लो हाइड्रोजन दे दिया, हीलियम प्लस नहीं दिया, हीलियम दे दिया, लिथियम प्लस दे दिया, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, देखना पड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तब जो एटॉम है वो एप्लीकेबल होगा बोर्स थ्योरी में। ये सारे क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो एक प्रिंसिपल रह गया था, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है, मैंने पहले आउटबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स प्रिंसिपल, ये सारे बता दिया। लेकिन पाउली ने क्या बताया था, जो 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर अलाइक नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो सेम हो सकता है, जो तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी सेम हो सकता है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट में क्या होगा, वो हमेशा डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनली प्रिंसिपल क्या है, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द 2 इलेक्ट्रॉन रेसिडिंग इन एन ऑर्बिटल कैन नेवर हैव द 4 क्वांटम नंबर अलाइक और सेम, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। कैसे देखो, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल में जो n वैल्यू है, क्या है, n इजिकल टू 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी n इजिकल टू 1। l वैल्यू क्या हो सकता है, l वैल्यू इजिकल टू 0। ml वैल्यू क्या हो सकता है, l वैल्यू 0 है तो ml वैल्यू 0। बट जो तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर s इजिकल टू क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव एंड अदर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो एक अपसाइड स्पिन है तो एक डाउन साइड स्पिन होगा, ठीक है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो देखो जो पाउली ने बताया था, जो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या हो सकता है, 3 क्वांटम नंबर सिमिलर हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन 4 क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब देखो जो तुम्हारा ऑर्बिट है के ऑर्बिट, तो के ऑर्बिट के लिए क्या है, n इजिकल टू 1, l इजिकल टू 0। तो देयरफॉर के ऑर्बिट के लिए क्या होगा, जो ओनली 1 ऑर्बिट 1s सब ऑर्बिट होता है, तो 1s सब ऑर्बिट के लिए l0 ml0। बट जो स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या होगा,
देयरफॉर 1s सब ऑर्बिट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल नेमली 1s ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, ठीक है। तो मान लो ऐसे कैलकुलेशन में दे दिया तुम्हें के ऑर्बिट को छोड़ के एल ऑर्बिट, नहीं तो एम ऑर्बिट, नहीं तो एन ऑर्बिट, ठीक है। तो मैं एम ऑर्बिट के लिए दिखाता हूँ कैसे। तो एम ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एन वैल्यू 3 है, तो एन वैल्यू 3 है मतलब एल वैल्यू क्या होगा, एन माइनस वन, तो एल इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। तो हेंस एम ऑर्बिट कॉन्टेंट्स 3 सब ऑर्बिट होगा। तो 3 सब ऑर्बिट में क्या है, 3s 3p एंड 3d। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया एम ऑर्बिट के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल अप्लाई करो और दिखाओ जे फोर्थ क्वांटम नंबर सेम नहीं है। तो कैसे दिखाओगे, पहले देखना पड़ेगा उसमें कितना सब ऑर्बिट है। अब 3s सब ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एल इज इक्वल टू 0, एम एल इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो 3s सब ऑर्बिट में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा फोर्थ क्वांटम नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली 3p सब ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एल इज इक्वल टू 1, एम एल इज इक्वल टू प्लस वन 0 माइनस वन, मतलब सिमिलरली 3p सब ऑर्बिट जो है वो कॉन्टेन्स करते 3p ऑर्बिटल। तो इस 3p ऑर्बिटल में क्या होगा, एस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो ये दो ऑर्बिट का फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट है, हमेशा डिफरेंट है, ठीक है। ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और एक मिनट, और एक था डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन कहाँ गया, देखो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ में आया नहीं, ठीक है। एक मिनट, किसी एक ने अनम्यूट करो और व्हाट्सएप में देखो। यस सर। डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाँ तो पीडीएफ में है नहीं, एक मिनट, हाँ तो व्हाट्सएप ऑन करो। जो डी ब्रॉगली इक्वेशन और डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन क्या है, तो देखो बोर्ड ने एज्यूम किया था जो तुम्हारा ऑर्बिट है वो सर्कुलर इन नेचर, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या हो रहा है, देखो ये सर्कुलर होने से क्या हो सकता है, इसमें क्या है, डी ब्रॉगली ने बताया था जो पार्टिकल का क्या है, वेव नेचर है। तो वेव फंक्शन कैसे जाता है, देखो पिक्चर में देखो ये क्या है, वेव फंक्शन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करने से क्या हो रहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिट हो रहा है, ठीक है। कैसे, वेव फंक्शन से। तो जो बोर का एक्सप्रेशन था, ठीक है, तो बोर का एक्सप्रेशन में जो डी ब्रॉगली ने क्या किया था, एक रिलेशनशिप, तो डी ब्रॉगली पॉइंटेड आउट क्या किया था, जे लाइट का जैसे क्या है, बोथ पार्टिकल एंड वेव फंक्शन है लाइट का नेचर में, सिमिलरली क्या होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, जो तुम्हारा पार्टिकल एंड वेव नेचर है। तो देखो बोर ने दिखाया था, मैंने अभी इधर नहीं दिखा सकता हूँ, तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर लो, ठीक है। देखो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन में मान लो तुम्हारा पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों है, तब वो कैसे मूव करेगा, एक बार अप एंड डाउन जैसे वेव नेचर होता है, वेव फंक्शन होता है, ठीक है। देखो इसने जो डी ब्रॉगली ने फिर से क्या, देखो बोर ऑर्बिट को मॉडिफाइड करके ऐसे बनाया, जस्ट सर्कुलर किया, उसके बाद क्या किया, जो वेव फंक्शन है वेव फंक्शन को अप एंड डाउन जैसे वेव नेचर में जाता है, तो सिमिलर लाइक लाइट, ठीक है। तो फिर से डी ब्रॉगली ने एक एक्सप्रेशन भी किया, देखो वो जो आइंस्टाइन इक्वेशन को फॉलो करके, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ये मॉडिफिकेशन किया, बोर जो ऑर्बिट है, बोर ऑर्बिट अच्छे से एक्सप्लेन कैसे हो पाता है, जैसे लाइट के नेचर है पार्टिकल एंड वेव, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का भी नेचर होगा पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, एच न्यू, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब जो पार्टिकल का मास क्या होगा, एम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली जो मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम भी, ठीक है। तो एम भी इज इक्वल टू फिर से एम सी, ठीक है। तो उसमें पुट कर दो एम के बदले तुम एच न्यू बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम सी और एम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। अब देखो फ्रीक्वेंसी
न्यू है, और जो वेव लेंथ लैम्डा, ठीक है। अब जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन किया क्या, जो वेव लेंथ होगा, ठीक है, तो वेव लेंथ को लैम्डा माना, तो लैम्डा और वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू। अब वी इज इक्वल टू क्या है, सी बाई न्यू। अब देखो सी का एक्सप्रेशन पहले आ गया, पी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ठीक है। अब सी का वैल्यू पुट कर दो तुम्हारा इस एक्सप्रेशन में, तो ये आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, नहीं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। इससे क्या आ रहा है, जो पार्टिकल का लाइट का जैसे पार्टिकल एंड वेव नेचर है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी क्या नेचर है, पार्टिकल एंड वेव नेचर। ये डी ब्रोगली एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन होता है, जो कैसे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें जस्ट एक एक्सप्रेशन के लिए। जो कैसे दिखाओगे, ऐसे सर्कुलर बोर ऑर्बिट ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्या होगा, ये भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर का। तो उसके बाद क्या करोगे, वेव फंक्शन दिखाओगे, और जैसे लैम्डा दिखाया, जो ये वेव लेंथ है, तो ये वेव लेंथ कैसे रिलेटेड है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। जो पहले क्या करोगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन से ही आता है, और फिर तुम्हारा जो एनर्जी डिफरेंस है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो दोनों इक्वेशन को सेम कर दो, दोनों ही एक्सप्रेशन है एनर्जी का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तब पार्टिकल का जो मास है m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। अब जो मोमेंटम है, मोमेंटम से रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो p इज इक्वल टू एम भी, और नहीं तो एम सी, v इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो उससे क्या आ रहा है, जो मोमेंटम p इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। अब जो लैम्डा का वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है, उसमें तुम सी वैल्यू पुट कर दो, सी वैल्यू पुट करने से क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। तो देखो मोमेंटम के साथ जो लैम्डा, ये एक्सप्रेशन आ रहा है, और एच क्या है, एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये है डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। अब अनम्यूट करो, देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है, जो कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस कैसे करोगे ना, बोर ने जो एज्यूम किया था सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, वो सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ करके, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का एक फोर्स होता है, दोनों फोर्स इक्वल होगा, उससे फिर तुम एनर्जी एक्सप्रेशन लोगे, टोटल एनर्जी कैसे, एनर्जी एक्सप्रेशन में तुम आर वैल्यू पुट करके वो आर कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसका बाद क्या होगा, उससे तुम क्या कर सकते हो, दो एनर्जी में, ठीक है। तो एक एनर्जी एक्सप्रेशन आ गया, मान लो N1 और हायर एक्साइटेड स्टेट H मैंने डाला, ठीक है। तो वो N2 N3, उससे क्या करोगे तुम, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो दोनों एनर्जी गैप से। और एक एक्सप्रेशन का क्या आ गया, जो तुम्हारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और नहीं तो कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और नंबर 3 क्या पॉइंट आ गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एंड वेव नेचर है, जो डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। कोई किसी का प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं ना? सर हाँ बोलो। सर डी ब्रॉगली ने मतलब ऐसे ही थ्योरम दे दी, उसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब उन्होंने कहा ऐसा क्योंकि अगर लाइट के का डुअल नेचर है तो जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का भी हो, यानी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स का भी हो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब बोर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, तो बोर जो क्या है, वो सर्कुलर ऑर्बिट है, तो ठीक है, वो सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ा सा गलत एक्सप्रेशन हो गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा,